हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि आर्बिट्रेशन का न्यायालय, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, वो सीपीसी या एविडेंस को फॉलो नहीं करता है। सेक्शन 19 ये कहता है। सेक्शन 20 बात करता है प्लेस के बारे में। प्लेस ऑफ प्रोसीडिंग क्या होगा? प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग वही हो सकता है जो पक्षकार एग्री करते हैं, जहाँ पक्षकार चाहते हैं। अलग अलग मीटिंग्स अलग अलग जगह किए जा सकते हैं। ये न्यायालय की तरह का सेटअप भी नहीं होता है, इसलिए बहुत कन्वीनियंटली जहाँ भी चाहें वो पक्षकार इस तरह की मीटिंग कर सकते हैं। सेक्शन 21 बात करता है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग की। प्रोसीडिंग कमेंस कब होती है, मतलब आर्बिट्रेशन की कार्रवाई किस दिन से शुरू मानी जाती है? आर्बिट्रेशन की कार्रवाई ठीक उसी दिन से शुरू मानी जाती है जिस दिन दोनों में से एक भी पक्षकार डिस्प्यूट के हो जाने पर आर्बिट्रेशन को रेफर करने का इंटेंशन अपने मन में रखता है और ये इंटेंशन दूसरे पक्षकार को नोटिस के द्वारा भेजता है। दूसरे पक्षकार को नोटिस भेजता है और वो नोटिस जब दूसरा पक्षकार रिसीव कर लेता है उसी दिन से ये कार्रवाई कमेंस हुई मानी जाएगी। दिस इज अंडर सेक्शन 21। सेक्शन 22 लैंग्वेज की बात करता है। लैंग्वेज वही हो सकेगी जो पक्षकार जिस लैंग्वेज में ज़्यादा कन्वीनियंटली या ज़्यादा जो भी पक्षकारों की लैंग्वेज है उसी में, जिसमें वो अवार्ड चाहते हैं, जिसमें वो पंचाट चाहते हैं, उसी लैंग्वेज में कार्रवाई को चलाया जाएगा। सेक्शन 23 स्टेटमेंट ऑफ क्लेम की बात करता है। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस जैसे किसी भी सिविल सूट में किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और उसके बाद डिफेंस, जो भी निर्धारित समय है उसके बीच में पक्षकार अपने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम देंगे और दूसरा पक्षकार उसको डिफेंड करेगा। सेक्शन 24 कहता है हियरिंग किस तरह से होगी। 24 सेक्शन इस बात को ये जो प्रोविजन है वो दोनों पक्षकारों को स्वतंत्रता देता है कि वो चाहे तो लिखित में कर सकते हैं प्रोसीडिंग और चाहे तो हियरिंग की जा सकती है। मतलब ये पक्षकार किसी भी प्रोसेस से बाइंड नहीं है। इट इज़ ऑल अप टू देम। जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना चाहते हैं वहाँ डॉक्यूमेंट्री दे सकते हैं, जहाँ पे ओरल हियरिंग चाहते हैं वहाँ पे ओरल हियरिंग कर सकते हैं। किसी प्रोसेस के द्वारा वो ऑर्गेनाइज नहीं है कोई प्रोसेस फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 25। 25 कहता है 25 डिफ़ॉल्ट की बात करता है। मान लीजिए इसी क्रम में, यानी अपना क्लेम देने में और डिफेंस करने में, इस क्लेम का डिफेंस करने में कोई पक्षकार डिफ़ॉल्ट करता है। पहला पक्षकार जो कि क्लेमेंट है, मान लीजिए वो क्लेम करने के लिए उपस्थित नहीं होता या नियत दिन आता ही नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रिक्वायर्ड है उसे प्रस्तुत नहीं करता, मतलब अपने क्लेम को असर्ट नहीं करता। तो जैसे किसी सिविल सूट में होता है, जब क्लेमेंट ही अपना क्लेम असर्ट नहीं करता तो वो कार्रवाई समाप्त हो जाती है, समाप्त की जाएगी। यहाँ पर आर्बिट्रेटर इस कार्रवाई को समाप्त कर देगा। अगर रिस्पोंडेंट अपीयर नहीं होता है या रिस्पोंडेंट डिफॉल्ट करता है कोई एविडेंस प्रस्तुत करने में या खुद अपीयर होने में, इन दैट केस क्या होता है, जैसे कि सिविल सूट में एक्स पार्टी ऑर्डर पारित किया जाता है, यहाँ भी एक्स पार्टी जजमेंट दिया जाएगा, एक्स पार्टी अवार्ड दिया जाएगा। सेक्शन 26 एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की बात करता है। जैसे सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में भी, क्रिमिनल में आपने देखा होगा एमिकस क्यूरी अपॉइंट किए जाते हैं। स्पेशल कोई बाहर से कोर्ट को हेल्प या एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे एक मेडिकल एविडेंस के लिए किसी डॉक्टर की ही ज़रूरत पड़ेगी, किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की, तो इन दैट केस वो एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा। उस एक्सपर्ट को अपॉइंट करने का, नॉमिनेट करने का जो प्राधिकार है वो सेक्शन 26 में हमारे आर्बिट्रेशन के ट्रिब्यूनल के पास में होता है। सेक्शन 27 बात करता है कोर्ट असिस्टेंस की। कोर्ट एविडेंस लेने के लिए असिस्टेंस कर सकता है। जैसे हमने पहले बात किया था कि आदेशिकाओं को जारी करने के लिए न्यायालय की असिस्टेंस ली जा सकती है, एविडेंस को लेने के लिए भी न्यायालय की असिस्टेंस ली जा सकती है। सेक्शन 28 बात करता है प्रोसेस में इस जो कार्रवाई है उसमें रूल्स कौन से एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहली बात है कि पक्षकार किसी भी तरह के रूल्स को बनाने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए स्वयं तैयार हैं। आई मीन दे आर टू अग्री विद ईच अदर किस तरह के रूल्स को वो फॉलो करना चाहते हैं, क्या प्रोसेस वो फॉलो करना चाहते हैं और उसके द्वारा वो गवर्न होंगे। सेक्शन 29 कहता है कि आर्बिट्रेशन का जो ट्रिब्यूनल है या आर्बिट्रेटर्स जो डिसीजन लेंगे वो मेजॉरिटी से लेंगे।
इसीलिए ये बात पहले ही कही गई है। सेक्शन 10 कहता है कि वो हमेशा विषम संख्या में होंगे, 1, 3, 5 होंगे। तो जब भी कभी ओपिनियन इक्वली डिवाइड होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपना ओपिनियन दे करके मेजॉरिटी को प्रिवेल करेगा, मेजॉरिटी प्रिवेल करेगी, मेजॉरिटी से ही डिसीजन आर्बिट्रेशन कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के द्वारा लिया जा सकता है। सेक्शन 30 बात करता है सेटलमेंट की। अगर आर्बिट्रेशन प्रोसेस के दौरान ही न्यायालय को लगता है कि मीडिएशन करा के एक कंसेंसस बनाया जा सकता है, मतलब आर्बिट्रेटर की अब उतनी ज़रूरत नहीं है। अगर उसे लगता है कि कुछ ऐसा कंसेंसस फॉर्म हो सकता है दोनों पक्षकारों के बीच में, तो वो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग वहीं पर रोक करके एक मीडिएशन के लिए वो मामला भेज सकते हैं। मीडिएशन का मतलब है विद द सपोर्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी, माने एक मीडिएटर रहेगा उनके सपोर्ट के लिए, लेकिन पक्षकार निर्णय स्वयं ही करेंगे, एक सेटलमेंट उनका स्वयं ही होगा। और ऐसे सेटलमेंट के जो क्लॉजेज हैं ये वो इत्तला कर देंगे, अपने आर्बिट्रेटर को बता देंगे और उसके ऊपर पंचाट जारी कर दिया जाएगा, जो कि अदरवाइज भी आर्बिट्रेटर जारी करता। तो जैसे आर्बिट्रेटर का जजमेंट होता है, उसी तरीके से मीडिएशन में जो फैसला आया है उसको भी उसी जजमेंट में इनकॉर्पोरेट करके आर्बिट्रेटर देगा। 31 कहता है जो जजमेंट है या अवार्ड है उसके प्रारूप के बारे में, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ अवार्ड। अवार्ड का कोई फॉर्म एंड कंटेंट एज सच गिवन नहीं है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। पक्षकारों के नाम होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, उसमें आर्बिट्रेटर की संख्या होनी चाहिए, प्लेस मेंशन होना चाहिए। अगर कोई ऐसा अवार्ड है जिसमें कुछ को लेकर के फैसला किया गया है, धन को लेकर के समुदाय के लिए फैसला किया गया है, ऐसा कोई अवार्ड दिया गया है, तो उसके इंटरेस्ट के लिए भी स्पेसिफिकली लिखा गया हो, कॉस्ट से रिलेटेड बातें लिखी गई हो। कॉस्ट यानी इस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का जो भी कॉस्ट है वो दोनों पक्षकारों के लिए क्या क्या वो नियत करते हैं, ये सारी चीज़ें उसके कंटेंट में होनी चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन है इसका 32 बात करता है कि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग का मैंडेट कब समाप्त हो जाएगा, यानी आर्बिट्रेशन कब समाप्त होगा। तो जैसे ही ये अवार्ड आ जाता है आर्बिट्रेशन समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाने के बाद क्या हो सकेगा, अगर अवार्ड में कोई खामी है, कोई त्रुटि रह गई है, टाइपोग्राफिकल एरर है या अदरवाइज कोई ऐसी अशुद्धि है जिसको ठीक किया जाना ज़रूरी है, पक्षकार ऐसी अशुद्धियों को लेकर के फिर से आर्बिट्रेशन के सामने उपस्थित होंगे और उसे करेक्ट किया जाएगा। या हो सकेगा तो एक सब्सिडरी मतलब नया भी अवार्ड उसके ऊपर जारी किया जा सकता है, एक पंचाट के ऊपर दूसरा पंचाट दिया जा सकता है अगर पहले वाले पंचाट में कोई अशुद्धियां हैं तो। इसके बाद आता है सेक्शन 34 बात करता है ये एक ग्राउंड है जो किसी ऐसे अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए है जिसके किसी डिफॉल्ट से कोई भी पक्षकार पीड़ित हो सकता है। बहुत सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं किसी भी अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए। मान लीजिए पहले दिन से ही पक्षकार को लगता है कि उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी क्लेम का नहीं दिया गया, डिफेंस का नहीं दिया गया, या उसके किए गए एविडेंस को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया, या फिर से रिलेटेड और कोई एप्रीहेंशन, ऐसे किसी भी समस्या के होने पर, ऐसे किसी भी एप्रीहेंशन के होने पर ऐसे अवार्ड को समाप्त करने के लिए माने सेट असाइड करने के लिए कोर्ट में सूट फाइल किया जा सकता है। यहाँ पे कोर्ट का मतलब है सक्षम अधिकारिता वाला जिले का प्रथम न्यायालय। तो सिविल कोर्ट में इस अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए जो एप्लीकेशन है वो इस अवार्ड की डेट से 30 डेज के अंदर तक फाइल की जा सकती है। अवार्ड या तो अवार्ड की डेट से 30 डेज के अंदर, या फिर अगर वो उसमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है तो वो करेक्शन किए जाने का जो भी टाइम है उस डेट से 30 डेज के अंदर, ये 3 महीने के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर ये एप्लीकेशन फाइल की जानी चाहिए उसे सेट असाइड करने की। फिर बात आती है सेक्शन 35 कहता है कि फाइनलिटी की बात करता है। एक बार जो जजमेंट या जो अवार्ड
आर्बिट्रेशन कोर्ट ने दे दिया है, वो फाइनल है। फिर उसके ऊपर यहाँ पे कोई रिव्यू या रिवीजन का प्रोसेस नहीं होता है जैसा कि अदर कोर्ट्स में होता है। तो एक बार जो जजमेंट दे दिया गया वो दोनों पक्षकारों के ऊपर बाइंडिंग होता है और वही जजमेंट फाइनल होता है। लेकिन अपील हो सकती है केवल कुछ मामलों में, दो इट इज़ नॉट अपीलेबल, लेकिन सिर्फ 4 ही ऐसे मामले हैं जहाँ पे अपील की जा सकती है इस अवार्ड की। वो 4 मामले कौन कौन से हैं? 2 तो केसेस हैं जहाँ पे कि कोर्ट के जजमेंट के ऊपर, कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर, इस पूरे प्रोसेस में न्यायालय 2 बार ऑर्डर करता है। एक करता है अंडर सेक्शन 9, आपको याद होगा सेक्शन 9 में कोर्ट इंटरिम ऑर्डर करता है। इंटरिम ऑर्डर का मतलब है कि न्यायालय आर्बिट्रेशन के सामने कोई मैटर रेफर करते समय कोई अंतरिम आदेश दे दे किसी भी पक्षकार के फेवर में, किसी भी पक्षकार के विरुद्ध, कोई स्टे ऑर्डर या अन्य कोई ऑर्डर, स्टेटस को मेंटेन करना है तो कोई स्टे ऑर्डर या ऐसा कोई भी इंटरिम ऑर्डर जो उसने ग्रांट किया है, ऐसे इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट पक्षकार के पास अगर और कोई तरीका नहीं है तो वो कोर्ट जा सकता है, इसकी अपील कर सकता है ऐसे किसी इंटरिम ऑर्डर की, देयर एंड देयर। दूसरा जो पॉइंट है वो सेक्शन 34 में है। 34 में हमने क्या बात करी थी? ऐसे किसी जजमेंट को, ऐसे किसी अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए पक्षकार ने एप्लीकेशन दिया है, न्यायालय में फाइल किया है, सूट फाइल किया है, जिसमें कोई डिफ़ॉल्ट है उसको समझ में आता है, जिसमें कोई नेचुरल जस्टिस का कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया है, और ऐसे सूट को यदि कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता तो उसके अगेंस्ट अपील किया जा सकता है। अगर कोई कोर्ट एक्सेप्ट करता है और उसके जजमेंट से जो दूसरा पक्षकार है वो यदि इंजर्ड है तो वो भी सेक्शन 36 में इसके विरुद्ध अपील कर सकेगा। फिर बात है कि 2 ऐसे मैटर्स हैं जिसमें ट्रिब्यूनल्स के द्वारा दिए गए किसी फैसले के विरुद्ध, ट्रिब्यूनल के इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट अपील किया जा सकता है। 16 और 17 में आपको याद होगा, 16 में हमने बात करी थी कि ट्रिब्यूनल स्वतंत्र होता है ये डिसाइड करने के लिए वेदर इट हैज़ द जुरिसडिक्शन और नॉट टू ट्राई दैट केस बिफोर इटसेल्फ। माने ट्रिब्यूनल अपनी अधिकारिता पे स्वयं निर्णय ले सकता है। तो अगर ट्रिब्यूनल अपनी अधिकारिता पे स्वयं निर्णय लेने का ये जो डिसीजन है ये अल्ट्रा वायरस है या इन एक्सेस ऑफ द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, इट इज़ फ्लॉड, किसी रूप में इसमें कोई चूक है, तो इसके अगेंस्ट भी न्यायालय जाया जा सकता है। किसी पक्षकार को लगता है कि वो कोर्ट की अधिकारिता नहीं है, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल की अधिकारिता नहीं होनी चाहिए, और ट्राइब्यूनल डिसाइड करता है कि उसकी अधिकारिता है और उस मामले का विचारण करना चाहता है, इन दैट केस उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। दूसरी बात सेक्शन 17 की है। हमने सेक्शन 17 में बात किया था इंटरिम ऑर्डर बाय द आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। अगर ट्रिब्यूनल बीच में कोई ऐसा अंतरिम आदेश कर देता है जिससे किसी पक्षकार को जिससे कोई भी पक्षकार पीड़ित है, तो ऐसे अंतरिम आदेश के विरुद्ध, माने कोई काम चल रहा है उसे रोक दिया जाए या फिर कोई भी ऐसी यथास्थिति मेंटेन करने के लिए आदेश है जिससे पक्षकार पीड़ित है, तो उस आदेश के विरुद्ध कोर्ट में अपील कर सकेगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। इसके बाद का जो हम भाग है दैट इज इंटरनेशनल फॉरेन जजमेंट के एग्जीक्यूशन को लेकर के, जिसमें जिनेवा और न्यूयॉर्क कन्वेंशन से संबंधित प्रावधान है, और कंसिलिएशन को लेकर के इसके लिए हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।